हेलो स्टूडेंट्स, हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख रहे थे और उसमें हमने कुछ एविडेंसेस पाए थे कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H12O6 हमारे पास है ग्लूकोज। इसमें हमारे पास एविडेंस क्या थे कि 6 कार्बन ओपन चेन में रहते हैं। ठीक, दूसरा एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, एक कार्बोनिल ग्रुप इसमें होता है और वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड हमारे पास होता है। ठीक, इस एविडेंस से जो हमारे पास स्ट्रक्चर आया है वो है कुछ इस तरीके से कि जो ऊपर एल्डिहाइड एक ग्रुप आ जाएगा और ये हमने अरेंजमेंट इस तरीके से लगा दिया। और क्या था इसमें एक और कि 5 OH ग्रुप होते हैं, तो ये CH हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 CH2OH हो गया और इधर जाएगा OH। ठीक है, इस तरीके से कुल स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बन जाता है। ठीक है, तो ये तो आया इस यहाँ से। अब आगे वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन्होंने देखा कि जब ग्लूकोज के पास एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ग्लूकोज क्या कर रहा है, एक कार्बोनिल ग्रुप रखता है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप की प्रॉपर्टीज भी शो करेगा। ठीक है, जैसे कार्बोनिल ग्रुप की प्रॉपर्टीज शो करनी चाहिए ना। प्रॉपर्टीज कैसे शो हो सकती हैं कि ये और केमिकल रिएक्शन भी दे। ठीक है, जैसे कार्बोनिल ग्रुप के लिए हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ इसकी रिएक्शन कराई थी और HCN के साथ इसकी रिएक्शन कराई थी, तो यहाँ से हमें पता चल गया था कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। पर जब यहाँ इन्होंने और रिएक्शंस कराई, जैसे सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराई, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, 2,4-DNP डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन कराई, तो क्या देखा जाता है कि कार्बोनिल ग्रुप इनके साथ रिएक्शन नहीं करता है, मतलब ग्लूकोज इनके साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, सिर्फ बेस के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ बेस से भी ये रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि यहाँ पे जो एल्डिहाइड एक ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये क्या सच में प्रेजेंट है? समझ रहे ना कि यहाँ आदि ये दो रिएक्शन से तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है और बाकी ये रिएक्शन ये दे नहीं रहा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट अपने आप हो जाएगा कि हम बोलेंगे कि है कि नहीं है। ठीक है, तो इस समस्या के लिए ग्लूकोज की संरचना की व्याख्या की फिशर ने, एक वैज्ञानिक आते हैं। ठीक, तो पहली बात करते हैं हम फिशर स्ट्रक्चर, फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर तो फिशर ने इस प्रकार से दिया। ठीक है, और यहाँ जुड़ जाएगा CHOH CH। ठीक,
तो ये फिशर प्रोजेक्शन का पहला वो था हमारे पास। आगे तो ये तो ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया। ये कैसा स्ट्रक्चर है? ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना। अब जब ये पता चला कि ये रिएक्शन, आधी रिएक्शन तो ये दे नहीं रहा है, तब उसकी व्याख्या कैसे की? तो फिशर ने कहा कि ग्लूकोज में जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है या कार्बोनिल ग्रुप होता है वो फ्री नहीं होता, फ्री नहीं होता। ठीक है, फ्री नहीं होता तो क्या करता है ये? ठीक, तो एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि ग्लूकोज अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके, सॉरी ग्लूकोज नहीं, कार्बोनिल का ग्रुप अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एसिटल फॉर्म करता है। ठीक है, ये एसिटल इस तरीके से होता है। ठीक, तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है कि नहीं? कार्बोनिल ग्रुप भी है तो अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट यहाँ पे है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से एसिटल बनने शुरू होते हैं। यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ तक बना सकता है ना। तो इनका सबसे ज़्यादा स्टेबल एसिटल बनता है, ऐसे मैं रफली दिखा दूँ तो ये 1 2 3 4 5 C1C4 के अल्कोहलिक ग्रुप से रिएक्ट करके एक एसिटल फॉर्म करता है। ठीक है, वो एसिटल किस तरीके से बनेगा? जैसे यहाँ करा था, H ऑक्सीजन के पास चल जाएगा, O कार्बन के पास चल जाएगा, तो H गया ऑक्सीजन के पास और ये ऑक्सीजन जाएगा इस वाले कार्बन के पास। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास HCOH CH। CH, ठीक है, और यहाँ से आया ऑक्सीजन। इस तरीके से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? जो कार्बोनिल ग्रुप है वो ओपन चेन में नहीं है, ये क्या है? क्लोज चेन में है, फ्री नहीं है। ठीक है, तो ये आया फिशर प्रोजेक्शन किसमें? साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। ठीक है, इसे बोलते हैं हेमिएसिटल रिंग ऑफ ग्लूकोज। इसे क्या कह देंगे? हेमिएसिटल रिंग ऑफ ग्लूकोज। अब कोई ये पूछ दे कि ये टेस्ट ग्लूकोज क्यों नहीं देता, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं होता है, कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं होता है, इसलिए उपरोक्त परीक्षण ग्लूकोज नहीं देता। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या गए? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ गया। एक तो ओपन चेन स्ट्रक्चर आया, दूसरा क्लोज चेन स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। ठीक, तो ये पहले टाइप का प्रोजेक्शन था। दूसरा प्रोजेक्शन आता है ग्लूकोज का, हावर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, दूसरा प्रोजेक्शन है हावर्थ प्रोजेक्शन। हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। हावर्थ प्रोजेक्शन में क्या होता है? जो हमारे पास हेमिएसिटल रिंग थी, कैसे थी वो हेमिएसिटल रिंग? OH H
ये कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास ग्लूकोज के लिए फिशर प्रोजेक्शन में हेमिएस्टर रिंग थी। हावर्थ ने इस प्रोजेक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और कैसे मॉडिफाई किया, इन्होंने बोला कि एक संरचना है एक ईथर की, ये ईथर को बोलते हैं पायरीन, पायरेन, ठीक है। और ईथर की संरचना है और इसमें ग्लूकोज इसमें जो एल्कोहलिक ग्रुप हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक हो गया, इस तरीके से प्रेजेंट है क्योंकि ये पायरेन से निकल के बना हुआ है। ये होती है पायरेन, पायरेन से निकल के बना हुआ है, तो ये इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का क्या है, पायरेनोज स्ट्रक्चर। ठीक हो गया, तो हमने दो स्ट्रक्चर देख दिए ग्लूकोज के, एक तो ओपन चेन में फिशर प्रोजेक्शन में, दूसरा पायरेनोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें इतना ही जानना काफ़ी है। अब आता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, संरूपण, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। अगर जो हम देखते हैं तो इसमें कुछ टर्म्स आते हैं। देखो ग्लूकोज का जब मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखता हूँ तो उसमें क्या है हमारे पास, ऊपर CHO ग्रुप है और बहुत सारे यहाँ पे कार्बन आते हैं, और बहुत सारे कितने, 5 कार्बन और आ जाते हैं। इन कार्बन की प्रॉपर्टीज आप देखोगे तो इसमें क्या है, पहला वाला कार्बन तो डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसको छेड़ना तो कोई मतलब नहीं बनता। 1 2 3 4, ये चारों कायरल कार्बन क्या देखोगे, सारे sp3 हाइब्रिडाइज हैं और इनसे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग अलग हैं, ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये चारों कार्बन कैसे हैं, कायरल कार्बन हमारे पास है। ठीक है, जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है उससे चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े होते हैं तो उसे कायरल कार्बन कहते हैं। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को प्रदर्शित करता है। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को प्रदर्शित करता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, लास्ट वाले कार्बन से जब क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप दाईं तरफ जुड़ा होता है तो हम इसे बोल देते हैं कि ये हमारे पास डी ग्लूकोज है। लास्ट वाले कायरल कार्बन से अगर जो हम ये कहें कि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप दाईं तरफ है तो हम बोल देंगे इसे कि डी ग्लूकोज है, डी प्लस ग्लूकोज। तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है प्लस, ये प्लस क्या दिखाता है, प्लेन पोलराइज लाइट को दाईं तरफ घुमाता, दाईं तरफ घुमाना। ठीक है, और ये डी क्या दिखाता है, इस वाले OH ग्रुप की स्थिति को। ठीक है, समझना, ये डी क्या दिखा रहा है, इस OH ग्रुप की स्थिति को दिखा रहा है कि ये दाईं तरफ उपस्थित है। ठीक, अगर जो हम क्या करें, इसकी एक मिरर इमेज बना दें। ठीक है, इसकी क्या बनाए, एक
मिरर इमेज बनाए तो क्या हो जाएगा, CHO C सॉरी OHHC कुछ इस तरीके से बनेगी। अब इसमें क्या हो रहा है, जो ये सेकंड लास्ट कार्बन है ये है तो कायरल कार्बन ही, पर इसमें जो OH है वो कहाँ गया है, बाईं साइड आ गया है। तो इस वाले ग्लूकोज का नाम लिख लेते हैं हम L प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज ने तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दाईं तरफ ही घुमाना है, ठीक है, जो नेचुरल ग्लूकोज होता है। पर ये लास्ट कायरल कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो रहा है, तो इसलिए इनके नाम अलग अलग पड़ जाते हैं, D प्लस ग्लूकोज और L प्लस ग्लूकोज, ठीक है। और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ये बना रही हैं, तो इन्हें बोलते हैं आपस में एनेंशियोमर, ठीक है। तो जहाँ पे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनती हैं उन्हें आपस में बोलते हैं एनेंशियोमर। तो ये दोनों आपस में क्या है, एनेंशियोमर है, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन आई यहाँ पे एनेंशियोमर्स की। आगे अगर जो हम बात करें किसी हम ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर अगर जो मैं ले लूँ, ठीक है, अब मैंने ऐसे ही बना दिया। और मैं क्या करता हूँ, मात्र एक कार्बन पे मैं इन कार्बन्स को नंबर दे दूँ एक बारी, 1 2 3 4 5 और 6। मैं चौथे वाले कार्बन पे क्या करूँ, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दूँ। कॉन्फ़िगरेशन मतलब इनका अरेंजमेंट में चेंज कर देता हूँ। इसका नाम है हमारे पास D प्लस ग्लूकोज। जब हमारे पास ग्लूकोज था ये अभी हमने बनाया था, मैंने क्या किया, इस OH को इस तरफ ला गया, हाइड्रोजन को इस तरफ ला गया, तो क्या हो जाएगा, पूरा कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही रहेगा, CHO ये बन जाएगा OH, ये आ गया OH और मैं ला गया इसे OH इस तरफ, H इस तरफ। अब यहाँ पे क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है तो कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसे देखना, मैंने C4 1 2 3 4 चौथे वाले पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, ठीक। तो ये वाला जो कंपाउंड मिलता है इसे बोलते हैं गैलेक्टोज, D प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। D प्लस यहाँ से आ गया हमारे पास, समझ रहे। अगर जो ग्लूकोज के मैं दूसरे वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करूँ यहाँ, तो क्या हो जाता है, एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा हमें। अगर जो मैं दूसरे वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा हूँ ना, CHO ये हो गया OH 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 और यह गया CH2OH, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन चेंज कहाँ हुआ है, दूसरे वाले कार्बन पे हुआ है, तो कंपाउंड फिर से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसे बोलते हैं D प्लस मैनोस, ठीक है। तो जहाँ पे हम मात्र एक कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, यदि मात्र एक कायरल सेंटर पर, कायरल सेंटर या कायरल कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन
हम बदलते हैं या बदला हुआ होता है, हम बदलते हैं नहीं, कॉन्फ़िगरेशन बदला हुआ होता है तो वो कंपाउंड आपस में एपीमर कहलाता है। ठीक है, वो आपस में क्या कहलाते हैं, एपीमर कहलाता है। ठीक है, तो ये तीनों आपस में क्या है, एपीमर है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज, क्योंकि ग्लूकोज के एक एक कायरल सेंटर पे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज कर दे रहे हैं। ठीक हो गया। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने वाली बात इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर पे भी आती है। साइक्लिक स्ट्रक्चर पे कैसे आती है कि ग्लूकोज दो टाइप में पाया जाता है, एक तो अल्फ़ा ग्लूकोज, एक पाया जाता है बीटा ग्लूकोज। ठीक है, अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अलग अलग होती हैं। अल्फ़ा ग्लूकोज जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट एक 146 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या हुआ, जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है ना उसे घुमाना, कितने डिग्री पे घुमाएगा, तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 111 डिग्री, प्लस 111 डिग्री। ठीक है, और जो बीटा ग्लूकोज होता है, तो बीटा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट होता है 150 डिग्री सेल्सियस, और इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है प्लस 19.2 डिग्री। ठीक है, तो ग्लूकोज की दो फॉर्म होती है। जब इन दोनों फॉर्म को एक साथ पानी में मिला दिया जाता है ना, जब इन दोनों फॉर्म को हम क्या करते हैं, पानी में मिला दें, तो पानी में मिलाने पे क्या होगा, देखो ये इसका स्पेसिफिक रोटेशन है 111 डिग्री, इसका है 119 डिग्री, 119.2 डिग्री। तो ये क्या करेगा, जैसे हमने इन दोनों का मिक्सचर बना के पानी में घोल दिया इन्हें, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, इससे अगर जो हम पीपीएल पास कराएं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो जो अल्फा वाला है वो तो इसे 111 डिग्री घुमाना चाहेगा, और बीटा वाला मात्र 19 डिग्री घुमाना चाहेगा। तो जो ये पीपीएल है ये क्या करता रहेगा, अपने ध्रुवण कोण में चेंज करेगा। समझ रहे ना कि इसने तो 111 डिग्री घुमाने का प्रयास करना है और इसने खाली कितना घुमाना है, 19 डिग्री। तो ये दोनों इफेक्ट आपस में विपरीत काम करेंगे, तो ये जो बॉन्ड ये लाइट का एंगल है वो चेंज होता रहेगा। ये चेंज होता है कहाँ तक, 52.5 डिग्री तक। ठीक है, तो मतलब जो बॉन्ड एंगल है वो ना तो 111 डिग्री रहने वाला है, बॉन्ड एंगल नहीं सॉरी स्पेसिफिक रोटेशन 111 डिग्री रहने वाला है ना तो, और ना तो 19.2 डिग्री। ये 111 डिग्री से घट के 52.5 हो जाएगा, और 19.2 से घट के 52 बढ़ के 52.5 हो जाएगा। तो ये गति अर्थात ये बॉन्ड एंगल में ये सॉरी स्पेसिफिक रोटेशन में जो ये चेंज हो रहा है ना, स्पेसिफिक रोटेशन में जो चेंज हो रहा है, ये कैसा होता है, कंटिन्यूस टाइप होता है। मतलब ये तब तक होता रहेगा जब तक जब तक 52.5 डिग्री तक ये बॉन्ड एंगल ना पहुंच जाए। तो इसी को बोलते हैं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, म्यूटा रोटेशन। ठीक है,
तो इसे कहते हैं म्यूटा रोटेशन। जब क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट के स्पेसिफिक रोटेशन में सॉल्यूशन में चेंज होता रहता है, तो उसे बोलते हैं इस म्यूटा रोटेशन। ठीक है, अब बात करते हैं अल्फा और बीटा ग्लूकोज की। तो होते क्या है अल्फा बीटा ग्लूकोज? जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर हेमी एसिटल स्ट्रक्चर देखते हैं, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, तो किस तरीके से आता है? OH H इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कार्बन तो क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 कायरल कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे तुम, इस कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन। अब इसे एनोमेरिक कार्बन क्यों कहते हैं? यहाँ पे OH अभी हमने दाईं साइड लगा रखा है। ठीक है, ये OH बाईं साइड भी तो आ सकता है, जरूरी थोड़ी हम इसे दाईं साइड ही रखें। ठीक है, ये दोनों ग्रुप एक साथ आ गए तो रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसे दूर भी तो रख सकते हैं हम, तो ऐसे भी रह सकता है। सॉरी गलत हो गया, COH अरे यार ये हो गया। ठीक है, अब ये OH हमने दाईं तरफ रखा है, तो इसे हम कहाँ ला जाएं, बाईं तरफ ला जाता है। ठीक, तो एनोमेरिक कार्बन पे जो ये कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, हम ये बाईं तरफ आ गए ना, तो ऊपर वाले ग्लूकोज को बोल देंगे हम ये क्या है, अल्फा ग्लूकोज है, और ये वाला बीटा ग्लूकोज है। ठीक है, और जब कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पे बदलता है, एनोमेरिक कार्बन पर बदलता है, तो प्राप्त यौगिकों को आपस में एनोमर कहते हैं। ठीक है, प्राप्त यौगिकों को आपस में एनोमर कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन था ग्लूकोज का। थैंक यू।